हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे आप लोग सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। मैं ऊपर वाले से भी यही दुआ करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें एकदम तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, सुरक्षित रहें। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था कि सर दरअसल आप लिटरेचर का जो है लिटरेचर सेक्शन शुरू नहीं कर रहे हैं। तो मेरे पास टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मैं लिटरेचर सेक्शन शुरू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि हर दिन मेरे एक वीडियो आपके पास पहुंचेंगे। जैसे आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आपके लिटरेचर का पहला जो पोएम है, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसको पढ़ने के बाद आप इतना ज़रूर महसूस करेंगे कि वाकई में हमने जीवन में कुछ सीखा। और लिटरेचर का मतलब ही होता है जो आपके जीवन की रूपरेखा को बदल दे। तो चूंकि आज के जो सेशन है ये बड़ा ही रोमांस होने वाला है, इस सेशन में बड़ा ही रोमांटिक सेशन होगा आप सभी के लिए। और जॉन डन के माध्यम से एक अच्छी तरीके से हम रोमांस करने की कोशिश करेंगे। यदि आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तो आइए समय को विलम्ब न करते हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। I am very fine. How are you? You are also very fine. Thank you, thank you. So आइए रोहित, इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और ये जॉन डन का लिखा हुआ ये जो पोएम है द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसकी अब हम शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन को हम बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, कोई भी अगर आप पोएम पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों ये होता है कि उस पोएट के बारे में आपको जानना होता है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस पोएट के बारे में क्या करें, आप उसके बारे में जान लें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसे द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो की अगर बात करते हैं, इसको लिखने वाले जो पर्सन हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर जॉन डन। इसका मतलब हुआ कि मिस्टर जॉन डन ने जो है इस पोएम को लिखा। अगर इनकी बर्थ की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो उनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1572 को। उनका जन्म 21 जनवरी 1572 को हुआ। कहाँ हुआ था बच्चों, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है उनका जन्म हुआ था। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न होते। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हु हैज़ रिटन दिस पोएम, इस पोएम को किसने लिखा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं। तो मान लीजिए कि आपको याद होगा तो किसी भी ऑप्शन को आप अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं और आपका जो सही ऑप्शन होगा उस सही ऑप्शन पर आप पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछ लेगा, वह दरअसल पूछ लेगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको ये डेट याद होना चाहिए। अगर ये डेट आपको याद है तो आप बड़े आराम से जो है टिक आउट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगला जो देखिए, यहाँ डेथ से भी वहाँ प्रश्न पूछ लेता है। जैसे डेथ का मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कब हुई थी। जैसे यहाँ लिखा हुआ 31 मार्च 1631, जब वो 59 ईयर्स के थे, 59 वर्ष जब उनकी उम्र थे, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे आपके ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे देगा कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, व्हेन डिड ही डाई, और 4 ऑप्शन आपका दे देगा। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि वो कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए यहाँ पर प्लेस का नाम जो है मैंने दे दिया है कि जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ था उसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, और जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी उसको भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्योंकि यहाँ से हर साल आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ उसको आप एक एक लाइन जो है बेहतर तरीके से आप क्लियर करके चलिए। मैं आपसे श्योर करता हूँ कि आपके एग्जाम में 95% मार्क्स लेने से इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता है। इसलिए मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चले। मैं जैसा आपको कह रहा हूँ उस तरीके से आप लोग पढ़ें, उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई पर जो है फोकस करें। आगे पॉइंट देखिए,
यहाँ लिखा हुआ कि एन इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट। अगर हम जॉन डॉन की बात करते हैं, यहाँ से भी एक प्रश्न वह पूछ सकता है कि वह कैसी पोएट है। तो मेरे बच्चों वो मेटाफिजिकल पोएट। अगर आपको मेटाफिजिकल की बात करें तो आध्यात्मिक पोएट, माने अध्यात्म पर भी कविता वगैरह लिखना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है मेरे बच्चों, मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। देखिए अगले स्लाइड में देखिए, नॉन फॉर हिज सोनेट्स, यहाँ देखिए लिखा है लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एस्टेयर्स एंड एलिगेज सरमन्स। यदि हम बातें करें तो ये सारे उनके द्वारा लिखे हुए, और यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पिछले साल ही प्रश्न पूछा कि सोनेट्स हैज बीन कंपोज बाय, तो आपको पता होना चाहिए कि सोनेट जो है किसकी वर्ष है, किसकी रचना है, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जॉन डॉन की रचना है। जैसे यहाँ पर लव पोएम के नाम से भी उन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसी में से एक जो पोएम है द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, ये भी जो है दरअसल आपका लव पोएम है, इसलिए इन्हें लव पोएम के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर जरा बताइए कि लव पोएम किसे कहते हैं। तो एक वैसी कविता है जिसमें लव के बारे में बताया गया हो, जिसमें प्यार के बारे में बताया गया हो, वैसी कविता को हम लोग क्या कहते हैं, लव पोएम के नाम से जानते हैं। तो अगर हम मिस्टर जॉन डन की अगर हम बात करते हैं तो मेरे बच्चों इसे लव पोएम के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही साथ में इसे रिलीजियस पोएम्स भी क्या करते हैं, इसे लिखते हैं। रिलीजियस पोएम्स का मतलब धर्म पर भी जो है कविता लिखते हैं। और देखिए यहाँ पर एस्टेयर एंड एलिगीज है, एंड सरमन्स की अगर आप बात करते हैं तो ये अभी इनके द्वारा लिखा हुआ है। तो इनके जितने भी वर्क्स हैं जो अभी आपको मैंने बताया, बेसिकली यहाँ से आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा के रखें, और यहाँ से प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद मैं एक एक लाइन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी तरीके से उम्मीद करता हूँ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, सिर्फ मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से आप लोग पढ़ें। आगे देखिए, फेमस वर्क्स की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने लिखा था डेथ बी नॉट प्राउड, ये उनके द्वारा लिखा हुआ क्या है, वर्क्स है। वर्क्स का मतलब हुआ बाबू रचना। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, जैसे हम वर्क की अगर बात करते हैं तो इस वर्क का मतलब काम होता है, ये वर्ब के रूप में आपका यूज होता है। और दरअसल अगर हम वर्क्स की बात अगर हम करते हैं तो ये दरअसल क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे बच्चों, नाउन बन जाता है। और इस वर्क्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब किसी के द्वारा लिखी हुई कोई रचना, उसे दरअसल हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग वर्क्स बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से हर साल जो है प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए शॉर्ट करके रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। इसलिए ये वही पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा है जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जहाँ से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे। इसलिए इस बात को याद रखिए, मेरे चैप्टर पढ़ाने का मतलब है उस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी प्रश्न अगर आपसे पूछ लेगा तो वहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ज़रा इसको अगर आप इसकी फ़ोटो भी ले सकते हैं, मैं थोड़े समय के लिए हट जाता हूँ। चलिए आइए अगले स्लाइड की अगर हम बात करें। अब देखिए हमारा प्यारा सा जो पोएम है वह पोएम यहाँ पर शुरू होता है। मैंने बड़ी ईमानदारी से कोशिश की है और मैंने बहुत मेहनत की है ताकि हर बच्चे के पास ये लव पोएम का जो मैसेज है वह मैसेज दरअसल पहुँचे। देखिए इसके नाम से ही पता चलता है, क्या नाम है इसका, द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब है मेरे बच्चों कि हे मेरी प्रियतमा मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा, हे मेरी प्रियतमा मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा। देखो मेरे बच्चों, किसी भी पोएम को यदि पढ़ते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, तो उस पोएम का जो मेन थीम है उस मेन थीम को जो है समझना। अगर पोएम के मेन थीम को यदि आप समझ गए तो आप 100% एश्योर हो जाइए कि वो पोएम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी।
किसी भी लिटरेचर के चैप्टर को यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, तो उस चैप्टर का जो मेन थीम होता है मेरे बच्चों, वह मेन थीम आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मेन थीम में ही सारी चीजें जो है निहित होती है। जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो दरअसल आप ध्यान रखेंगे इसका जो मेन थीम है, इस मेन थीम को आप क्या करेंगे, अपने दिमाग में बैठा के रखें। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया ये जो पोएम आप पढ़ रहे हैं इस पोएम का मेन थीम क्या होगा, तो इसमें मेन थीम में क्या है आप यहाँ मैं लिख देता हूँ, जरा ध्यान देंगे। उसमें बोला गया है कि दे हु वन अनदर कीप ए, हु वन अनदर कीप ए, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है नेवर बी पार्टेड वे, नेवर बी पार्टेड अवे। इसका मतलब आप जरा ध्यान में रखें, इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो एक दूसरे के आगोश में है उसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। ये जो है हमारी सच्चाई है एंड यही प्राकृतिक का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर कि जो एक दूसरे के आगोश में है उसे कोई इस दुनिया की शक्ति नहीं है जो उसे अलग कर सकती है, जो उसे जुदा कर सकती है। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। अब आइए हम लोग एक एक पोएम को हम लोग लाइन को जो है समझते हैं। क्या कहता है जॉन डन में क्या है, दरअसल अगर हम जॉन डन की बात करते हैं, आप जरा ध्यान रखिएगा, जॉन डन की एक बिलव रहती है, बिलव का मतलब है मेरे बच्चों उसकी एक प्रेमिका रहती है, उस प्रेमिका का नाम रहता है एने मोरे नाम रहता है। आप जरा ध्यान रखिएगा, जॉन डन की एक प्रेमिका है जिस प्रेमिका का नाम क्या है, एने मोरे है। जॉन डन दरअसल एने मोरे से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। वह दरअसल उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता था। थोड़े समय के लिए भी अगर उसकी आंखों से ओझल हो जाती तो जॉन डन को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती, परेशानी होने लगती। यही जो काम था एनी मोरे का भी था, वह भी उससे सच्ची मोहब्बत करती थी, वह उससे दूर नहीं होना चाहती थी, उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने बस में नहीं है, समय अपने बस में नहीं है, प्राकृतिक का जो नियम है वो अपने बस में नहीं है। हर चीज़ पर हम अपना नियंत्रण जमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस संसार में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमारा बस नहीं चल सकता है। तो इन दोनों ने कसम खाई थी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। लेकिन प्राकृतिक ने ऐसा खेल खेला कि दोनों एक दूसरे से थोड़े समय के लिए जुदा हो गए। अब बेचारा ये जो जॉन डन है ये दरअसल अपनी जर्नी पर निकल गया। जर्नी का मतलब हुआ मेरे बच्चों यात्रा पर निकल गया, और जब ये यात्रा पर निकला तो होना यूं चाहिए था कि उसे एनी मोरे को बताना चाहिए था, लेकिन उसने एनी मोरे को कुछ बताया नहीं, अपनी प्रेमिका को उसने कुछ बताया नहीं, और बिना बताए जो है वो यात्रा पर चला गया। और उस जमाने में आजकल के तरह मोबाइल नहीं थी ताकि मैसेज करके पता किया जा सके, वीडियो कॉल करके पता किया जा सके कि भाई वेयर इज माई बिलव, मेरा प्रेमिका कहाँ या मेरा प्रेमी कहाँ। लेकिन उस समय फीलिंग्स थी, एक दूसरे की एहसास थी। अब जो है एनी मोरे को इसके बारे में पता चलता है कि जो जॉन डन है वह मुझे छोड़कर जो है वह चला गया है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, औरत की अगर हम बात करें ना, उसके दिमाग में सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है, उसके दिमाग में शक जो होता है वह बहुत ज़्यादा शक होता है। अब एनी मोरे भी औरत थी, इसके भी दिमाग में अब तरह तरह की बातें आने लगी कि हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो गई हो जिसके वजह से जॉन डन जो है मुझे छोड़कर चला गया है। लेकिन वास्तव में ऐसी कोई बातें नहीं थी। तो दरअसल क्या हुआ आपको मैं बता दूं, जॉन डन को भी इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ। जॉन डन उसे बहुत समझाने की कोशिश भी करता है कि हे मेरी एनी मोरे तुम जरा समझ जाओ, मैं तुमको छोड़ा नहीं हूँ बल्कि मैं यात्रा पर आया हूँ। बहुत समझाने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद वह दरअसल नहीं मानती है। तो अंत में जॉन डन के दिमाग में एक बात आती है, वह कहता है कि मेरे पास यही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ, हो सकता है कि यदि मैं इसको यूज़ करूं इसके सामने तो मेरी जो प्रेमिका रूठ गई है वह दरअसल मेरी बातों को जो है मान ले। वह दरअसल कहता है कि देखो मेरी जानी जाना,
देखो एनी मोरे, मैं तुमसे कह रहा हूं कि देखो एक बिस्तर लगा हुआ है। वह कहता है उसे समझाते हुए कि एक बिस्तर लगा हुआ है, उस पर फूलों का सेज सजा हुआ है। एक बिस्तर लगा हुआ है, उस पर फूलों का सेज सजा हुआ है। देखो एक बगल में तुम सोई हो और एक बगल में मैं सोया हूँ। वह कहता है कि एक बगल में तुम सोए हो और एक बगल में मैं सोया हूँ। तुम मुझे टकटकी निगाहों से देख रहे हो और मैं तुमको टकटकी निगाहों से देख रहा हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ना तो मैं तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा हूँ और ना तुम मुझे छूने की कोशिश कर रही हो। ये दरअसल जैसे ही ये बात वो कहता है तो दरअसल एनी मौरे को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं जॉन डन के बारे में ऐसा सोचना जो है मेरा व्यर्थ। उसके बाद जो है भी थोड़ा उसके दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका को समझाने के लिए उसने इस पोएम को लिखा। और देखिए इस पोएम में वह क्या बताता है, जिस वो सारी बातें इसमें मेंशन है जिसके माध्यम से वह अपने प्रेमिका को समझाता है। देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखो मेरे बच्चों, इसमें स्वीटेस्ट जो लव है उसकी जो प्रेमिका है उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है। वह कह रहा है कि द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। वह कहता है कि हे मेरी प्रियतमा, हे मेरी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। वह कहता है कि हे मेरी महबूबा, हे मेरी प्रियतमा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। फॉर द वेरीनेस ऑफ दी, वेरीनेस का मतलब होता है मेरे बच्चों थका होना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ ताकि मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। मैं तुमसे थका नहीं हूँ, मैं तुमसे ऊबा नहीं हूँ। इसलिए अपने दिमाग में ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है, इस कन्फ्यूजन को तुम हमेशा हमेशा के लिए क्या करो, दूर करो। मैं तुमसे थका नहीं हूँ, मेरे दिमाग मेरे लाइफ में कोई दूसरी औरत भी नहीं आई, इसलिए जितने भी दिमाग में तुम्हारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं, इस कन्फ्यूजन को तुम हमेशा हमेशा के लिए जो है दूर करो। उसे समझाते हुए कहता है, आगे कहता है कि नर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ना ही इस उम्मीद में मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ ताकि ये जो दुनिया वाले हैं ये तुमसे ज़्यादा अधिक प्यार जो है मुझे दिखाएंगे। ऐसी मेरे दिमाग में कोई बातें नहीं और ऐसी मेरी कोई डिजायर नहीं है। दिस इज़ नॉट माई डिजायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। मेरी जो फीलिंग्स है उस फीलिंग को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये जो दुनिया है ये बड़ी स्वार्थी दुनिया है। जब काम पड़ती है तो आपको बाबू भैया कह लेंगे, लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है तो पीछे से आपको लात मार के साइड कर देते हैं। इसलिए मैं इस स्वार्थी दुनिया की बातें नहीं करता हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्ही से मैं करूँगा, और मैं तुम्हें एश्योर भी करता हूँ कि कल भी मैं तुमसे मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ और आने वाले समय में भी मोहब्बत तुमसे करता रहूँगा। इसलिए देखो मेरे पास जो है कोई ऑप्शन नहीं था। आई हैडंट एनी ऑप्शन टू लीव यू। अब तुम्हें छोड़कर और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूं, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन करूं तो क्या करूं, मैं अपनी यात्रा पर निकल गया, क्योंकि मेरे सामने ऐसी ही कुछ मजबूरी थी जिसके वजह से मैं नहीं बता पाया। इसलिए तुम अपने दिमाग में ये सारी जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को बना के मत रखो, और ख़ास करके ये बातें मत सोचो कि ये दुनिया वाले तुमसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं दुनिया वगैरह को कुछ भी नहीं मानता हूँ। मैं मेरे नज़रों में तुम हो, तुम हो, तुम हो। तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जरा समझ जाओ, अपने दिमाग में जो भी ये बातें आ रही है, इन सारी बातों को तुम हमेशा हमेशा के लिए जो है इनको हटा दो। आगे वो क्या कहता है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। कहता है कि देखो मेरे जाने जाना, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। मैं जानता हूँ कि अंत में सबको एक ना एक दिन मरना है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी क्रीचर्स हैं, सारे क्रीचर्स को एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। काहे को रोना, काहे को चीखना, काहे को चिल्लाना, काहे को अपने दिमाग में जो है तरह तरह के मन में जो है डाउट को लाना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सारे लोगों को चले जाना है। लेकिन कहता है कि टाई बेस्ट
मतलब यहाँ दिस बेस्ट होगा, ये हमारे लिए जो है सबसे अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा जरा देखिए, हाँ, कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। देखिए जरा यहाँ ध्यान देना है, जेस्ट का मतलब होता है बाबू मजाक करना। जब आप किसी से मजाक करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जेस्ट कहते हैं। वह कहता है कि हमें पता है कि एक ना एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना होगा, तो यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए आओ तुम मेरे पल में, आओ मेरे बगल में, मैं तुमसे मजाक करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अच्छी तरीके से खेलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में कोई कपट नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अब बाकी जो समय है उस समय को मैं तुम्हारे साथ व्यतीत करूं। वो उसे समझाते हुए कहता है, देखो उसे कहाँ समय को व्यतीत करना चाहते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं वो एकांत में समय को व्यतीत करना चाहता है। वह कहता है कि चलो हम चले नदी किनारे, वहीं पर हम बैठे रहेंगे, तुम मुझे देखोगे और मैं तुम्हें देखूंगा, इस तरीके से हम लोग मजाक करेंगे, एक दूसरे के सामने मजाक करके हम लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 10 बाई फेन डिश टू डाई। इसका मतलब है मेरे बच्चों, फैंड का मतलब होता है बाबू मजबूर। इसका क्या मतलब होता है, मजबूर, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मजबूर एक दिन हो जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए। एकदम वो हमारे बस की चीज़ें नहीं है, लेकिन अभी हमारी बस की सिर्फ इतनी चीज़ें हैं कि जो भी समय हमारे पास बचा हुआ इस समय को हम लोग खुशी पूर्वक व्यतीत करें। इसलिए तुम मेरे साथ आओ और चलो मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, इस नदी किनारे मैं ले जाना चाहता हूँ। और ये एकांत जगह है, ये अलोन प्लेस है, यहाँ पर एक बगल में तुम रहोगे और एक बगल में मैं रहूँगा, तुम मुझे देखना मैं तुम्हें देखूँगा। इस तरीके की बातें उसे समझाता है। तभी उसे इस बात का विश्वास नहीं होता है, अभी भी उसके मन में थोड़ी सी डाउट बनी हुई है। फिर वह उसे समझाते हुए क्या कहता है, वह दरअसल कहता है कि देखो, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंड्स। ये जरा समझने की कोशिश करें। यस्टर नाइट का मतलब होता है मेरे बच्चों कल रात, कल रात, या जिसको हम लोग बीता हुआ समय कहते हैं। वह कहता है कि देखो कल रात, द सन वेंट हैंड्स, सूर्य यहाँ से चला गया था, सूर्य भी अपनी यात्रा पर निकल गया था। जिस प्रकार से मैं अपनी यात्रा पर निकला हूँ उसी प्रकार से सूर्य भी अपनी यात्रा पर निकल गया था। एंड येट इज हियर टुडे, लेकिन अभी वो अपनी यात्रा को पूरा करके वह यहाँ पर आ चुका है, उसने भी अपनी यात्रा को पूरा कर ली। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ, जिस प्रकार से सूर्य अपनी यात्रा को पूरा करके लौट आया उसी प्रकार से मैं भी अपने यात्रा को पूरा करके लौट आऊँगा। और मैं तुमको एश्योर करता हूँ, आई मस्ट मीट यू, मैं तुमसे अवश्य मिलूँगा। इसलिए हे मेरी जानी जाना, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें रोने और चीखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों तुम रोती हो, क्यों तुम चीखती हो, क्यों तुम चिल्लाती हो? मैं तो सिर्फ अपनी यात्रा पर आया हूँ। मुझे पता नहीं था कि यात्रा पर आने के बाद तुम्हारे मन में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसलिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुझे चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वह आगे कहता है कि ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस। यदि तुम सूर्य की बात करते हो, उसकी अपनी एक खासियत है, न तो उसके पास कोई डिजायर था और न ही उसके पास कोई सेंस था। सेंस मतलब होता है बुद्धि, तमन्ना जिसको हम बोलते हैं। उसके पास कोई इच्छा नहीं थी, उसके पास कोई तमन्ना नहीं थी। वह बिना इच्छा और तमन्ना की अपनी यात्रा पर आया है और उसने अपनी यात्रा को पूरी तरीके से पूरा कर लिया। नर हाफ सो शॉर्ट अवे, नहीं उसके पास कोई शॉर्टकट, कोई रास्ता था जिससे वो अपनी यात्रा को पूरा कर सके। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे पास इच्छा भी है और मेरे पास तमन्ना भी है, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे अवश्य मिलूंगा। इसलिए मेरी जाने जाना, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं कर सकता हूँ। आगे देखिए वो क्या कहता है। आगे दरअसल वो कहता है, देखिए क्या कहता है, देन फियर नॉट मी। क्या कहता है, देन फियर नॉट मी। वह उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, तुम्हें रोने और चीखने और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन के अंदर में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया होगा मुझसे बिछड़ने का, इसलिए तुम्हारे दिमाग में ये जो बातें आ रही है, इससे जो है इस बात को तुम समझो। देन फियर नॉट मी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चीखने और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं।
क्योंकि मैं तुमसे दूर आया हूँ, मैं तुमसे जुदा नहीं हुआ हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की। देन फियर नॉट मी, बेचारे के दिमाग के अंदर में बहुत ज़्यादा फियर आ गया है, इसलिए देख लीजिए बिछड़ गया है एकदम। तो जब कोई एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो आप दरअसल देखिए कि उसकी क्या हालात हो जाती है। तो जॉन डन जरा समझाने की कोशिश करता है कि मेरी हालात जो हैं अंदर ही अंदर इसी तरीके से बने हुई, ऐसा नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं है, मेरे भी मन के अंदर में वो तकलीफ ही है कि मैंने तुमको छोड़ दिया, मैं छोड़कर अपनी यात्रा पर आ गया। लेकिन करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्राकृतिक के नियमों को बदलना हमारे बस में नहीं है। इसलिए जरा ध्यान रखो, देन फियर नॉट मी, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आज के बाद से तुम कभी भी डरना नहीं। क्या कहता है आगे देखिए, बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, लेकिन वह कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना होगा, क्योंकि देखो सिर्फ कह देने से सच्चा प्यार है वह सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन तुमको हमारे ऊपर विश्वास करना होगा। दरअसल विश्वास ये करना होगा, और मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि बट बिलीव डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, मैं तुमसे अवश्य मिलने के लिए आऊँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, मैं पूरी उम्मीद के साथ में कहता हूँ कि काफ़ी तेज़ी से अपनी यात्रा को मैं पूरा करके आऊँगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तड़पन हो रही है तुमसे मिलने के लिए। इसलिए मेरी जाने जाना मैं तुमको बताता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुमसे अवश्य मिलने के लिए मैं आऊँ। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड एस्पॉर्स, एस्पॉर्स का मतलब होता है मेरे बच्चों उत्साह, इसका मतलब होता है उत्साह। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पूरे उत्साह के साथ में अधिक पंखों के साथ में मैं तुमसे मिलने के लिए मैं अवश्य आऊँगा। और एक बात याद रखिए, देन ही, इसमें जो ही का यूज़ किया गया है बच्चों, ये दरअसल सन के लिए किया गया है। वह अपनी यात्रा के जो कंपैरिजन है वह सन की यात्रा से वह कंपैरिजन कर रहा है। वह कह रहा है कि सूर्य की अपेक्षा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसने जितने समय में अपनी यात्रा को पूरा किया है उससे कम समय में मैं अपनी यात्रा को पूरा कर लूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तुमसे मिलना है। आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू, बिकॉज यू आर माई रियल बिलव, क्योंकि तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरी धड़कन हो। इसलिए मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें चीखने और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अगर परेशान हो जाती हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, तुम अगर परेशान हो जाती हो तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। इसलिए तुम्हें चीखने और चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस यात्रा को जल्द से जल्द मैं पूरा कर लूँ सूर्य की अपेक्षा, और मैं तुमसे मिलूँ। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं ही तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं ही तुमसे मिलना चाहता हूँ। आगे वह कहता है, देखो ना, हाउ फीबल इज मैन्स पावर, एनी मोरी, जरा समझने की कोशिश करो, मैं क्या तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, मैंने देखा है कि इस दुनिया में इंसान की जो शक्ति है वह बहुत ज़्यादा फीबल हो चुकी है। फीबल का मतलब है मेरे बच्चों कमज़ोर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक भी बोलते हैं। वीक का मतलब भी होता है कमज़ोर। उसने कहा कि देखो, इंसान की जो शक्ति है वह पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है, और वह यह बताता है कि इंसान की शक्ति कब कमज़ोर पड़ जाती है। वह कह रहा है कि दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून का मतलब होता है मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है फेथ, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भाग्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग्य कहते हैं। वह कह रहा है कि इंसान की शक्ति तब कमज़ोर पड़ जाती है जब उसका भाग्य उससे रूठ जाता है, जब उसका भाग्य उसके साथ कुछ अलग थलग करने लगता है। उस समय उसे महसूस होता है कि इंसान की जो शक्ति है वह शक्ति पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। कोई इंसान अपने लाइफ में कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन उसकी जो भाग्य रूठ जाए तो वह उसे कमज़ोर बना देती है। देखो, आज मेरी हालात जो है तुम्हारे सामने ऐसी है, और तुम्हारी हालात जो है मेरे सामने ऐसी है। ये सब भाग्य की विडंबना है, ये सब भाग्य का खेल है, इसलिए तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है
कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। इसलिए जब ईश्वर परीक्षा ले, इसलिए तुम्हें रोने और चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी जानी जाना, मैं तुमको बताता हूँ, तुमको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमको चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी मैं तुम्हारा हूँ और आने वाले समय में भी मैं तुम्हारा रहूंगा। आगे देखिए क्या समझाता है उसे। दरअसल देखिए आगे वह समझाता है, कैनॉट ऐड अनदर आवर। यहाँ दरअसल देख लीजिएगा यह मिस्टेक है, यहाँ दरअसल आवर होगा। इसका मतलब क्या है, उसे समझाते हुए वो कहता है कि जब इंसान का भाग्य रूठ जाए तो वह अपने से 1 घंटा भी जोड़ नहीं सकता है, वह समय में कुछ एडिंग नहीं कर सकता है, जोड़ नहीं सकता, नॉट ए लस्ट आवर रिकॉल, और नहीं खोई हुई जो समय है उसको वो वापस कर सकता है। आप दरअसल याद रखें, लॉस्ट का मतलब होता है बाबू खोई हुई। क्या होता है इसका मतलब? खोई हुई, मतलब उसकी जो खोई हुई जो पावर है उसको भी जो है वो वापस नहीं कर सकता है। इसलिए जरा देखो, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यही फिगर में एनी मोरे है, तो इसे दरअसल वो समझाते हुए कहता है कि देखो तुम क्यों ज्यादा रो रही हो, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह दरअसल उसे समझाता है। और आप सभी को पता है कि सच्ची जो प्यार होती है उसमें लोग कितना ज़्यादा टूट जाते हैं। जिसने भी सच्ची मोहब्बत की उसको उस मोहब्बत का जो है अंदाजा है। इस तरीके से लोग जो हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वह कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि भाग्य हमारे साथ खेल खेलना चाहती है, और जब इंसान का भाग्य रूठ जाए उससे तो वह दरअसल 1 घंटा भी जो है जोड़ नहीं सकता है, और ना अपना खोया हुआ जो समय है उस खोई हुई समय को वो वापस कर सकता है। इसलिए देखो मैं तुमसे कहता हूँ, तुमको रोने और चीखने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम्हें रोने और चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बातें जो है हमेशा के लिए जो है तुम याद रखो। और कहता है कि बट कम बैड चांस, कम बैड चांस, जब इंसान के लाइफ में बुरा समय अगर चल रहा हो, हर एक इंसान के लाइफ में बुरा समय आता है, तो तुम ऐसा मान लो कि हमारे और तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। तो जब इंसान का बुरा समय आता है तो इसी तरीके से रोता है और इसी तरीके से चीखता है। ये चूंकि एनी मोरे है और ये चीख रही है, चिल्ला रही है, और जॉन डन उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे और तुम्हारे जीवन में ये बुरा समय आ चुका है, इसलिए बुरे समय से हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी पैसेंस रखने की आवश्यकता है। आगे वह कहता है कि वेन दो साइस्ट नॉट विंडी। साइस्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों सिसकना। क्या होता है इसका मतलब? सिसकना। वह कहता है कि वेन दो साइस्ट नॉट विंडो। विंडो का मतलब होता है हवा। इसको जरा आप समझने की कोशिश करो। जब आदमी रोता है, जब आदमी चीखता है, चिल्लाता है, तो उसमें क्या होता है? साइस्ट होता है, वह सिसकता है। तो जॉन डन की जो बिलव है, जॉन डन की जो प्रेमिका है वह बहुत ज़्यादा रो रही है, वह बहुत ज़्यादा चीख रही है और वह ज़रा सिसक रही है। इसलिए वह कह रहा है कि देखो तुम जो सिसक रही हो तो तुम्हारा सिसकन मुझे महसूस हो रहा है, और वह कह रहा है कि तुम्हारा सिसकना हवा का झोंका नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि वह दरअसल हवा का झोंका हो सकता है, तो तुम्हारा सिसकना हवा का झोंका नहीं हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारा जो सिसकना है ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। देखो जब तुम सिसकती हो, जब तुम रोती हो, जब तुम चीखती हो, तो मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं सरसरी निगाहों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ पर दरअसल आप देख सकते हैं ये जो है बेचारा जॉन डन है और ये दरअसल एनी मोरे है। ये बेचारी रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, और ये दरअसल उसको समझा रहा है कि तुम्हारा सिसकना हवा का झोंका नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तुम्हारा सिसकना ऐसा लगता है कि उसने मेरे सोल अवे, मेरे हृदय को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है, और मैं ऐसा व्यक्ति बन चुका हूँ कि मेरे पास अब हृदय है ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी हूँ और आने वाले समय में भी रहूँगा, और मैं तुमसे मिलने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा।
मैं बहुत कम समय में कोशिश करूंगा कि मैं तुमसे मुलाकातें कर लूं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कष्ट तुम्हें हो रही है उतनी ही ज़्यादा कष्ट मुझे भी हो रही है। इसलिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम मेरी बातों को जो है समझो एकदम, मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ। इसलिए तुम रो नहीं मेरी जाने जाना, मेरी महबूबा, क्योंकि मैं तुम्हारे आंखों की आंसू को जब मैं देख रहा हूँ तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्राणहीन व्यक्ति बन गया हूँ। मेरे शरीर के अंदर में प्राण नहीं है। मैं इसी तरीके से खड़ा हूँ और मैं तुम्हें निहार रहा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इसलिए तुम्हें रोने और चीखने की कोई ज़रूरत ना है। मेरी हालात तो तब खराब हो जाती है कब, When thou weep unkindly, unkindly का मतलब बिना रोके हुए। तुम इतनी निर्दयता से रो रही हो कि कोई अगर रोता है, चीखता है, चिल्लाता है तो थोड़े समय के बाद रुक जाता है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तुम इतनी निर्दयता से रो रही हो, कि इतनी निर्दयता से तुम चीख रही हो कि तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा ये जो रोना है वह दरअसल मुझे जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना देगा। मैं पूरी तरीके से प्राणहीन व्यक्ति बन गया हूँ। इसलिए ज़रा तुम समझने की कोशिश करो, मुझ पर रहम करो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी यात्रा पर मैं सिर्फ चला आया हुआ था, लेकिन अब मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब जो है इतनी निर्दयता से तुम मत रो, क्योंकि जब इस तरीके से तुम रोती हो तो तुम्हारा रोना मुझे काफ़ी कमज़ोर बना देता है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम ज़रा समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं तुम समझने की कोशिश करती हो? इतना समझाने के बाद भी उसकी जो महबूबा है थोड़ी सी नियंत्रण वो कर पाता है, लेकिन पूरी तरीके से वह उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता है। तब आगे देखिए वो क्या समझाता है उसे। आगे वो समझाता है, माई लाइफ्स ब्लड दोथ दिशे। दिशे का मतलब हो जाता है नष्ट हो जाना। वह कहता है कि जब तुम रोती हो, जब तुम सिसकती हो तो तुम्हारे सिसकने के बदौलत मेरा जीवन और मेरे शरीर का जो ब्लड है यह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। लाइफ का मतलब बच्चों होता है जीवन, और ब्लड का मतलब होता है खून, या जिसको रक्त बोलते हैं। तुम इतनी निर्दयता से रोती हो और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन नष्ट हो गया और मेरे शरीर का जो ब्लड है, जो मेरे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्यों तुम ऐसा करना चाहती हो? क्यों तुम मुझे इतना कमज़ोर बना रही हो? मैं कमज़ोर नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने ऊपर पैशेंस रखो, क्योंकि पैशेंस रखोगे तभी मेरे अंदर भी मजबूती आएगी। इसलिए ऐसा काम ना करो ताकि मैं हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाऊँ। आगे कहता है कि इट कैन नॉट बी, देखो एनी मोरे, मैं तुमसे कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि डैट दो लविस्ट में आई दो श्रेष्ठ। जैसा तुम मुझसे मोहब्बत कहती हो वैसा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, क्योंकि सच्चे प्यार में लोग जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं अपनी यात्रा पर आ गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हो। यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, तो मैं कैसे मानूं कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इसलिए अब उस पर ब्लेम भी लगाना शुरू कर दिया थोड़े समय के लिए। वह इसलिए ब्लेम लगा रहा है ताकि उसकी जो महबूबा है वह महबूबा जो है समझ जाए। वह कहता है कि डैट दो लविस्ट में आई दो श्रेष्ठ, मैं जैसा तुम कहती हो वैसा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो। अगर तुम ऐसा करती तो शायद मुझे कमज़ोर बनाने की कोशिश ना करती। इतने ज़ोर ज़ोर से जो तुम रो रही हो, जो तुम चीख रही हो, शायद इतना ज़ोर से तुम चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम रोओगे तो मैं पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि जैसा तुम मुझसे कहती हो वैसा तुम मोहब्बत नहीं करती हो। एंड इफ इन थाइन माई लाइफ दो वेस्ट, और इस प्रकार करके तुम मेरा जीवन क्या कर दोगी? वेस्ट कर दोगी, मतलब व्यर्थ कर दोगी, नष्ट कर दोगी एकदम। इस तरीके से मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम कैसे मुझसे मोहब्बत करती हो कि तुम इतनी ज़्यादा परेशानी मेरे सामने तुमने क्रिएट कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़रा तुम समझने की कोशिश करो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अवश्य समझ जाओगे। हालांकि एक साथ में वो समझा भी रहा और एक साथ में उसे टीस भी कर रहा है एकदम। तो सच्ची मोहब्बत की यही सबसे बड़ी पहचान होती है। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू लव।
अगर आप भी किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो ये सारी जो है बातें जो है आपके सामने आएगी एकदम। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई सच्ची मोहब्बत करता है। 1% ऐसे लोग होंगे जो इसके महत्व को समझते हैं। 99% जो बच्चे हैं या लोगों का इंटेंशन कुछ अलग ही होता है। लेकिन इस पोएम ने बता दिया इसके माध्यम से कि व्हाट इज द मीन ऑफ रियल लव, रियल लव का क्या मतलब होता है। आगे वो कह रहा है कि दो आर द बेस्ट ऑफ मी लेट नॉट डाइन डिवाइनिंग हार्ट। ये कहता है कि यह जो होगा तुम जरा मानने की कोशिश करो, मैं तुम्हें मना रहा हूँ। एंड दो आर द बेस्ट ऑफ मी, यही हम सब के लिए सबसे अच्छा होगा। ये तुम्हारे लिए भी सबसे अच्छा होगा और मेरे लिए भी क्या होगा, सबसे अच्छा होगा। फिर वह कहता है लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट। वह ईश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है। वह गॉड से क्या करता है, प्रार्थना करता है। और गॉड से प्रार्थना करते हुए वह कहता है कि लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट। डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है निष्पाप। क्या होता है मेरे बच्चों, निष्पाप हृदय। एक वैसा हृदय जिसमें कोई पाप ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइनिंग हार्ट कहते हैं। तो वह कह रहा है मिस्टर जॉन डन, मैं जानता हूं कि एनी मौर्य का जो हृदय है वह दरअसल निष्पाप है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई पाप नहीं है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि उसके हृदय में मेरे प्रति किसी भी प्रकार का बुराई जो है मत भरना। देखो यहाँ लिख रहा है फॉर थिंक मी एनी इल। वह कह रहा है कि उसे ऐसा मत करना कि उसके निष्पाप हृदय में मेरे प्रति कोई बुराई चली जाए। ऐसा तुम्हें करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर गॉड तुम हो और तुम मेरी बातों को अगर सुन रहे हो तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा तुम मत करना कि उसकी जो डिवाइनिंग हार्ट है, उसका जो निष्पाप हृदय है, उस निष्पाप हृदय में मेरे प्रति जो है उसके दिमाग में कुछ बुराइयाँ आ जाए। ऐसा तुम मत करना। यहाँ पर देख भी रहे हैं, अब उन दोनों को दोनों मिलने का जो समय आएगा अभी तुरंत आएगा, आप आगे देख सकते हैं। तरह के डेस्टिनी में टेक डाई पार्ट। डेस्टिनी का मतलब होता है मेरे बच्चों, इसका मतलब होता है भाग्य। वह कहता है कि आगे मैं जानता हूं कि भाग्य अपना फैसला करेगी, भाग्य अपना खेल खेलेगी। वह कह रहा है कि डेस्टिनी में टेक डाई पार्ट, इसका मतलब होता है बच्चों कि भाग्य अपना खेल खेलेगी। एंड मे डाई फियर्स फुलफिल, और मैं ये भी जानता हूँ कि वह तुम्हें पूरी तरीके से डर से जो है पूरी तरीके से फुलफिल कर देगी। उसमें तुम काफ़ी ज़्यादा डर जाओगे और डेस्टिनी हमारे साथ अभी वैसा खेल खेल ही रही है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, बट थिंक दैट, जब ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए तो बट थिंक दैट, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। क्या सोचने की ज़रूरत है, बट टर्न असाइड टू स्लीप। इसका मतलब होता है बाबू आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, इसका मतलब होता है कि करवट लेने का समय आ चुका है। तो बट टर्न असाइड मतलब करवट लेना। जैसे आप यहाँ फिगर में देख रहे हो, वह कह रहा है कि अगर प्राकृतिक जो है खेल खेलेगी और तुम्हें पूरी तरीके से क्या कर देगी, वह भय से जो है पूरी तरीके से तुम्हारे मन में क्या आएगा, भय आएगा। लेकिन वैसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, सोचने की ज़रूरत है। तब हम दोनों का करवट लेने का समय आ चुका है। जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये बेचारे जो हैं ये आपके जॉन डॉन हैं। कौन है बच्चों, जॉन डॉन है। और ये कौन है बाबू, एनी मौर्य है। आप देख पा रहे हैं फिगर में, तो ये जॉन डॉन है और ये कौन है बाबू, आपकी एनी मौर्य है। तो वह दरअसल ये करवट ले रहे हैं, एक बगल में ये सोया है और एक बगल में कौन है, वो सोए हैं। तो वह कह रहा है कि यार बट टर्न असाइड टू स्लीप। अब समझ लेना अब हम दोनों का करवट लेने का समय आ चुका है। और आगे कह रहा कि दे हु वन अनदर कीप ए अलिव नेवर बी पार्टेड बी। इसका मतलब हुआ मेरे बच्चों कि जो एक दूसरे के आगोश में रहते हैं वह कभी दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। नेवर बी पार्टेड का मतलब होता है मेरे बच्चों जुदा होना। तो कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के आगोश में हैं वह कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। तो हम दोनों को आगोश में आने का समय आ चुका है। और अंत में जो है उसे समझाते हुए दरअसल वो कहता है कि देखो, एक बगल एक बिस्तर लगा हुआ है और फूलों का शीश सजा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बेड, मैं इसी बेड की बात कर रहा। एक बिस्तर लगा हुआ है और फूलों का शीश सजा हुआ है।
देखो, एक बगल में तुम सोई हो और एक बगल में मैं सोया हूँ। एक बगल में तुम सोई हो तो एक बगल में मैं सोया हूँ। तुम मुझे टकटकी निगाहों से देख रहे हो और मैं तुमको टकटकी निगाहों से देख रहा हूँ। तुम मुझे टकटकी निगाहों से देख रहे हो और मैं तुम्हें टकटकी निगाहों से देख रहा हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू टच योर बॉडी एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू टच माई बॉडी। ना तो तुम मेरे शरीर को छूने की कोशिश कर रहे हो और ना ही मैं तुम्हारे शरीर को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रू लव, दिस इज द सिंबल ऑफ ट्रू लव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। दरअसल अगर आपको ये पोएम काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके नींद को अगर ये उड़ा देगा तो इस बात को याद रखिए, आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा एक ही बात मैं आपसे कहता हूँ कि बशर्ते मेरे मेहनत को सलाम करना और उसके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दबा के करना। सो थैंक यू वेरी मच।